जो वोटर टर्नआउट पिछले 3 फेजेस में जम्मू कश्मीर में आई है, सही मायने में संविधान निर्माता की आत्मा को आज शांति मिली होगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि इन अब्दुल्लों और मुफ्तियों के गढ़ में लोगों ने लोकतंत्र का पर्व मनाया है, निर्वाचन का पर्व मनाया है, संविधान का ये इलेक्टोरल जो सिस्टम है उसका पर्व बनाया है। कुलगाम जैसी जगह जिसको अत्यधिक टेररिस्ट वायलेंस, आतंकवाद ग्रस्त कह करके ये अब्दुल्लाओं और मुफ्तियों ने बदनाम किया, वहां पर 65% पोलिंग हुई है डीडीसी इलेक्शंस में। यही वजह है कि पिछले दिनों में टेररिस्ट ने, आतंकवादियों ने पाकिस्तान की शह पर, इन अब्दुल्लाओं और मुफ्तियों की शह पर बहुत से बीजेपी के नेताओं को शहीद किया है। शेड्यूल ट्राइब्स के साथ तो बहुत ज्यादा बेइंसाफी हुई पिछले 70 सालों में। जब भी जम्मू कश्मीर की असेंबली आती है, ये जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये एक निर्णायक राष्ट्रहित वाली भूमिका निभाने जा रहे हैं। 70 साल तक दासत्व में रखा गया है, उनको गुलामी में रखा गया है, तो इसका हिसाब तो किसी ना किसी को देना होगा। डीडीसी इलेक्शंस में कई सारे बदलाव ऐसे हुए हैं जो कि भारतीय संविधान की आत्मा के अनुरूप वहां पर वो चीजें लागू हो रही हैं, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होना। पहली बार डीडीसी इलेक्शन वहां पे हो रहे हैं, जिला परिषद इलेक्शन वहां पे हो रहे हैं। दूसरे, आर्टिकल 35 हटने के बाद बहुत सारी लाखों लोग ऐसे थे जिनको पहली बार वोटिंग का अधिकार मिला है जम्मू कश्मीर में, वो एक तबका है। इसके अलावा पॉलिटिकल रिजर्वेशन वहां पर मिलना स्टार्ट हुआ है इस डीडीसी इलेक्शन से। कैसे हो रहा है ये, क्या सब चल रहा है, क्या सब हम आज के दिन इस पर किस तरीके से चर्चा कर सकते हैं? क्या ये पूरी तरह से लागू है, क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं? इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजेश गुप्ता जी, जो कि वीएचपी के प्रेसिडेंट हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। और जेके नाव को आज सबसे पहले मैं मुबारक देता हूं। मैं देख रहा हूं कि आप आज आपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का जो बेंचमार्क है क्रॉस किया है, मैंने अभी नेट पर देखा, और बहुत बहुत आपको बधाई है। और राष्ट्रवाद को लेकर के पत्रकारिता में ये जो इस ऑनलाइन चैनल्स के युग में जो आपने नया आयाम स्थापित किया है, आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। आगे शुरू कीजिए आप। जी जी जी, आपकी पैनी नजर रहती है। हम बार बार डीडीसी इलेक्शन पे हम लगातार चर्चा करते हैं। डीडीसी इलेक्शन, मैं आपसे पूछूं कि 3 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, अभी किस तरह का रुझान वहां पर है लोगों में? किस तरह का चौथे चरण का मतदान होना बाकी है? क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर? देखिए, आज आप 6 दिसंबर को भारतवर्ष के संविधान निर्माता की पुण्यतिथि, महानिर्वाण दिवस, उस पर, और इस दिन को मैं कोइंसाइड करता हूं 6 दिसंबर 1992 के साथ, जब गीता जयंती के दिन एक दासत्व का जो प्रतिबिंब था हमारे पास एक पड़ा हुआ अयोध्या में, उसको भी गीता जयंती और संविधान निर्माता की जयंती पुण्यतिथि के दिन नेस्तनाबूद किया गया, उसको खत्म किया गया, उसको हटाया गया भारतवर्ष के परिदृश्य से। और उसके बाद आज जम्मू कश्मीर के जिन डीडीसी इलेक्शंस की आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो वोटर टर्नआउट पिछले 3 फेजेस में जम्मू कश्मीर में आई है, सही मायने में संविधान निर्माता की आत्मा को आज शांति मिली होगी। भारतवर्ष में आधिपत्य के जो स्वरूप थे उनको मिटाने का सिलसिला शुरू हुआ, और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को एक ऐसा निर्णय दिया जिससे कि एक बड़ा कार्य यहां पर शुरू हुआ, राम राज्य की स्थापना की तरफ देश अग्रसर हुआ। और उससे पहले 5 अगस्त को भारत की पार्लियामेंट ने एक मत पास किया जिसने कि जम्मू कश्मीर के उस स्पेशल स्टेटस को खत्म किया जो कि जम्मू कश्मीर की मिनॉरिटीज को, जम्मू कश्मीर की आम जनता को, जम्मू कश्मीर के शेड्यूल ट्राइब्स को, जम्मू कश्मीर की नारी शक्ति को, सबको
एक अनधिकृत नागरिक के तौर पर देखता था, और उसका समापन हुआ। उसका समापन होने के बाद जो पहले इलेक्शन जम्मू कश्मीर में आज हुए हैं, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के केंद्र सरकार से जो अनुदान आने हैं, डेवलपमेंट सीधा सीधा जनप्रतिनिधियों के पास जाए। जो बिचौलिए, जो फैमिली ओरिएंटेड बिचौलिए थे, अब्दुल्ला मुफ्तीज एंड अदर्स, वो बिचौलिए बीच में से खत्म हो जाएं। ये जो इन्होंने अधिकार अपने पास संजो करके रखे थे, 70 सालों से देना नहीं चाहते थे आम जनता को, वो अधिकार जनता ने आज प्राप्त करने शुरू किए हैं। और मैं आपको ये बताऊं, 1987 से लेकर के आज तक 2020 चल रहा है, 33 वर्ष। इन 33 वर्षों में बहुत सारे इलेक्शंस हुए हैं। यहाँ पे 4-5 असेंबलीज के इलेक्शंस हुए हैं, जितने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं, 2 बार म्युनिसिपल काउंसिल्स और कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस हुए हैं, पंचायत के इलेक्शन हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इन अब्दुल्लों और मुफ्तियों के गढ़ में लोगों ने लोकतंत्र का पर्व मनाया है, निर्वाचन का पर्व मनाया है, संविधान का ये इलेक्टोरल जो सिस्टम है उसका पर्व बनाया है। और वो जगह जहां पर ये 500 वोट टोटल पोल करवा करके भारत की पार्लियामेंट में बैठ जाया करते थे उसका निरादर करने के लिए, उन जगहों पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स में 70% वोटिंग हो रही है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा कि कुलगाम जैसी जगह, जिसको अत्यधिक टेररिस्ट वायलेंस, आतंकवाद ग्रस्त कह करके ये अब्दुल्लाओं और मुफ्तियों ने बदनाम किया, वहां पर 65% पोलिंग हुई है डीडीसी इलेक्शंस में। तो 65% पोलिंग का मतलब ये नहीं है कि कुलगाम की एक असेंबली सेगमेंट में, कुलगाम जिले में 14 जो हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं डीडीसी की, 14 की एवरेज 65% आई है। और इसी तरह बाकी जगहों पे भी, किश्तवाड़ जैसी जगह 70% क्रॉस कर गया, डोडा 60% क्रॉस कर गया। तो ये एक पब्लिक जो है, आम जनता जो है, खुल करके सामने आई है, संविधान को उसने स्वीकार किया है, 370 के टूटने को स्वीकार किया है, 35A जैसा जो जो धारा थी उसका निरस्त होना स्वीकार किया है। और एक जो सही राजनीतिक ताकत ग्रास रूट पे मिलनी चाहिए थी, उसको लेने के लिए आम जनता आतुर हुई है और उसने अपने हाथ में सत्ता लेने की एक पहल शुरू की है। इसके लिए सबसे पहले संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर जी, वो सबसे बड़ी बधाई के पात्र हैं, जो कि जिस वक्त JNK को स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा था, उन्होंने बहुत मुखालफत की थी इसकी नेहरू के आगे। ये तो तथ्यों पर आधारित है, ये तो प्रूवन है, पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा हो चुकी है, देश की विभिन्न विधानसभाओं में इसकी चर्चा हो चुकी है, और बहुत सारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि किस ढंग से अंबेडकर जी ने इसका विरोध किया था कि जम्मू कश्मीर, जहां पर के हिंदू, बौद्ध, सिख और ईसाई मिनॉरिटी में है, वहां पर इस तरह की धारा जो है उसको लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनकी अपनी एक प्रायोरिटी थी, पर्सनल प्रायोरिटीज, और उसकी वजह से 70 साल तक इस जम्मू कश्मीर प्रदेश की जनता को एक अंधकार के वातावरण में धकेला गया। उस वातावरण से हम निकले हैं और राजनीतिक तौर पर जो हमें चीजें मिलनी चाहिए थी उसकी पहल हुई है। बहुत बहुत बधाई जी। आपने कुलगाम का जिक्र किया जी। अलगाववादी का पाकिस्तानी का एक बड़ा फेमस जो पोस्टर वो है वाणी, बुरहान जी, वाणी, बुरहान वानी उसका जो गांव है जी, उसका जो इलाका ट्राल, वहां पर जो वोटिंग हुई है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि दरअसल जो प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर में चल रहा था वो किस तरीके से ध्वस्त किया है। और वो जो जो JKNC है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, इन पार्टियों को भी समझ में आ गया। अदरवाइज ये बॉयकॉट करने के फेयर में थे, लेकिन बाद में इन्होंने लगा कि भाई ये तो सत्ता का इतना बड़ा एक तरह का ये कहें कि जो एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, उसमें जो सत्ता की भागीदारी है और लोगों का जो उत्साह है, उनको वापस चुनाव लड़ना का फैसला लेना पड़ा।
मुझे ये बताइए कि लेकिन माहौल बनाया जा रहा था बीजेपी के खिलाफ, तो जी बीजेपी की एक्सेप्टेंस वैली में वहां किस तरह की है? मैंने कुछ फोटोज देखे, शाहनवाज हुसैन देखे वहां पर रैली कर रहे थे, घूम रहे थे, कैनवसिंग कर रहे थे। साउथ कश्मीर के कई इलाकों में हमने गली 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 में और पूरे सारे बाजार, बैनर्स, पोस्टर्स बीजेपी के दिखाई दिए। वहां क्या आपकी नजर में क्या कुछ दिखाई देखिए देता है हरदीप जी, रैली में? मैं तो एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, और कोई भी पार्टी जो राष्ट्रवाद को सपोर्ट करती है, जो भारत के संविधान का सम्मान करती है, मैं उसके विषय में बात कर सकता हूं, और लेकिन मैं किसको वोट करता हूं, क्या करता हूं, उसके बारे में मैं बात नहीं करता। कश्मीर में भी जो मेरा एनालिसिस है, बीजेपी का राष्ट्रवाद स्पष्ट है। बहुत सारी अन्य पार्टियां हैं जो थोड़ी सी डूबियस बातें करती हैं, जिनके नेता डूबियस बातें करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये खासियत है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी उनके नेता हैं, प्रदेश स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, खंड स्तर पर भी, पंचायत स्तर पर भी, राष्ट्रवाद से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और यही वजह है कि पिछले दिनों में टेररिस्ट ने, आतंकवादियों ने पाकिस्तान की शह पर, इन अब्दुल्ला और मुफ्तियों की शह पर बहुत से बीजेपी के नेताओं को शहीद किया है और उनको डराने की कोशिश की है। तो उसके बावजूद जो उत्साह जनरल इलेक्शंस में लोगों का है, उसमें कोई भी पार्टी चुन करके सत्ता में आए, उसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में जम्मू कश्मीर की पब्लिक ने यकीन जाहिर किया है, और वो यकीन सबसे ज्यादा उन जगहों पर हुआ है जहां के लिए ये अब्दुल्ला, मुफ्ती, एनसी, पीडीपी और ये दूसरा जो है लोन, और बाकी जो इनके साथी हैं, ये सारे के सारे डराते थे कि इलेक्शन हो ही नहीं सकते, वोट नहीं पड़ेंगे। अभी भी जो दूसरा इनका टैक्टिक्स है, वहां पे बहुत सारे एरियाज में इन्होंने अपोजिशन को, जहां पे इनके गढ़ है ना बदमाशों के, ये बदमाशी से जीतते आए हैं कि इनको लगता था सभी हमारे मुखालफत में हैं, इस करके हम किसी को वोट डालने देंगे नहीं, इस करके ये बायकॉट करवाते थे, इस करके ये टेररिस्ट वायलेंस करवाते थे। और अभी भी इन चुनावों में अगर आप देखेंगे कि जैसे अब्दुल्लाओं का गढ़ है गांधरबल, जहां से ये बिलोंग करते हैं, वहां पर गांधरबल में जो वोटिंग है वो केवल मात्र 25% हुई है, लेकिन गांधरबल के साथ बाउंड्रीज लगती हैं बांदीपुर की वोटिंग 52% है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने अपोजिशन के कैंडिडेट्स को, मतलब जो इनके अपोजिट थे अब्दुल्ला और मुफ्तियों के, उनको डराने की कोशिश की होगी, उनके लोगों को वोट नहीं डालने दिया होगा, ऐसी बातें जरूर सामने आएंगी, इस करके वहां पे वोटिंग परसेंटेज कम है। लेकिन हम कहते हैं कि ये हेर फेर करके किसी किसी जगह पे ये लोग जीत भी जाए, लेकिन पब्लिक जिसने वोट डाला है, जहां पर पहले 50 वोट नहीं पड़ते थे, वहां भी आज 25% वोट पड़ा है, और वो वोटिंग परसेंट 77-78% तक गई है। हमारे रजौरी पुंछ के इलाकों में, हमारे डोडा किश्तवाड़ में इलाकों में 70% क्रॉस की है वोटिंग। जम्मू जैसी जो प्लेन इलाका है, वहां पर 70% क्रॉस की है, और शहरों में कई जगह पे, जो आसपास के इलाके हैं, कई जगह पे वोटिंग कम होती थी, जो अर्बन एरियाज हैं, लेकिन वहां भी आज बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। सिर्फ और सिर्फ मैं जो देख रहा हूं, मेरे पास जो फिगर्स हैं जो मैंने एनालाइज की हैं, कि जो थोड़े से एरियाज थे जहां पर इन सेपरेटिस्ट माइंडेड पार्टीज के बेस थे, या इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, या वहां पर ये लोगों को डरा करके रखा हुआ है इन्होंने, वहां पर थोड़ी बहुत परसेंटेज जो है वो 50% से कम गई है। अदरवाइज बाकी सारी जगहों पे 50-60% से ऊपर रही है वोटिंग। लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास उठा है, लोगों का राष्ट्रवाद पर विश्वास बढ़ा है, लोगों का राष्ट्र की पॉलिसीज पे विश्वास बढ़ा है, लोगों का को एक जेन्युइननेस नजर आई है कि भारत सरकार जो है डेमोक्रेसी को, इलेक्टोरल प्रोसेस को, और जो राजनीति की पावर है, जो भारत का संविधान प्रदान करता है पावर, एक आम इंसान को उस समाज को गवर्न करने के लिए वहां तक ले जाने की जो इच्छा शक्ति है, वो आज लोगों ने देख ली है। और उस इच्छा शक्ति की वजह से ही लोग बिना डर इतनी संख्या में बाहर आकर के वोट डाल रहे हैं, और एक वोट का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको पर्व के रूप में देखा जा रहा है। जी, एक जो बड़ी
खुशनुमा तस्वीरें कहेंगी जो देखने में आ रही है वो ये है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर दूर दराज के इलाके हैं, और हम देख रहे हैं कि जिस जोशो खरोश से कन्वेंसिंग हो रही है, खासतौर पर मैं एक जिक्र करूं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन इस बार पहली बार लागू हो रहा है। जी एक कम्युनिटी है गुज्जर बकरवाल, जो अगर हम आप जी सरकारी आंकड़े कहें तो 12% के आसपास है, जानकार कहते हैं कि 20% के आसपास गुज्जर बकरवाल जी जम्मू कश्मीर में है। जी जी उनका जी रिप्रेजेंटेशन सत्ता में तो कहीं दिखता नहीं था, लेकिन जी अब जो जो तस्वीरें आ रही है उसमें जितना जोशो खरोश वहां पे देखने को मिल रहा है, उसमें क्या लगता है कि किस तरह की बदलाव आ सकती है एक लोकल पॉलिटिक्स के जो डायनेमिक्स हैं उसमें? देखिए जी, जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स थी, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, इनमें से मैक्सिमम की जो रिहाइश गाहें थी वो डिफिकल्ट एरियाज में थी और बॉर्डर एरियाज में। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जब इन्होंने भारतवर्ष का जम्मू कश्मीर के हिस्से वाला जो बॉर्डर है उसको डिफेंड करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में आर्मी की मदद की। उनके राष्ट्रवाद पर कहीं कोई दाग नहीं था, कहीं कोई शक नहीं था। उनके बहुत सारे साथियों ने आतंकवाद के दौरान अपनी जानें गंवाई हैं, शहीद हुए। हालात ये थी कि ये जो चुनिंदा फैमिलीज थी गुपकार रोड के आसपास रहने वाली, इन्होंने उनको एक्सप्लॉइट किया। अब आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 दो चीजें इस समुदाय के लिए हुई हैं जो कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पहला, इन समुदायों के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन। दूसरा, जम्मू कश्मीर में भारत सरकार का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू होना और उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा, यूनियन टेरिटरी की सरकार के द्वारा 3 कमेटियां गठित कर दी गई हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो वो दैट इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड। इन्होंने आज तक उस सारे समाज को, चाहे वो गद्दी थे, सिप्पी थे, पहाड़ी, ये गुजर थे, बकरवाल थे, इनको अपनी तरफ से जैसे इलीगल ऑक्यूपेंट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स बना करके रखा था। वेयर एज उनका एक संविधान प्रदत्त अधिकार था, उस अधिकार को इन्होंने लेजिटिमाइज नहीं किया, उनको इनसिक्योर करके रखा और आज वो लागू हुआ है। दूसरी तरफ जो संविधान उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन देता था, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन्होंने नहीं दी, क्योंकि इनका जो काम था सिर्फ अपने चहेतों को आगे लाने का था। और इन अदर केस अगर उनको वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल जाती 50 साल पहले, 60 साल पहले, 30 साल पहले, तो वो लोग मेरिट पे आगे आ जाते। मेरिट पे आगे आ जाते तो उनका एक नंबर है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 20% के आसपास वो एसेस किया जा रहा है। और अभी जम्मू कश्मीर की सरकार कुछ ना कुछ उसके लिए काम कर रही होगी कि किस तरह से उस नंबर को हमने उसकी एक्चुअल असेसमेंट कैसे करनी है और उनमें कौन कौन सी कास्ट आएंगी शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में, और उसके अलावा ओबीसीज में भी। ओबीसीज के साथ भी बहुत बेइंसाफी हो रही, बहुत ज्यादा बेइंसाफी हुई थी। अब हिंदुओं में, मुस्लिम्स में, सभी में ओबीसीज हैं। उन सभी को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है इस सरकार के द्वारा। कमीशन बना है कि जो एनालाइज कर रहा है कहां कहां ओबीसीज हैं, कौन कौन सी ओबीसीज ऐसे हैं जिनको पॉलिटिकल और अन्य जो रिजर्वेशंस हैं उनकी जरूरत है। और ये भी एनालाइज किया जा रहा है कि कौन सी ऐसी रिजर्वेशंस की कैटेगरीज थी जो पर्सनल चॉइसेस पे शॉवर कर दी गई थी कुछ लोगों के ऊपर, तो उसको भी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाए, कहां एबॉलिश करना है, कहां चाहिए। तो ये प्रोसेसेस अभी चल रहे हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स और इनके शेड्यूल ट्राइब्स के साथ तो बहुत ज्यादा बेइंसाफी हुई पिछले 70 सालों में। आज वो समय आ गया है कि वो राष्ट्र की मुख्यधारा में, जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा में आ रहे हैं। और आप देखिएगा कि जब भी जम्मू कश्मीर की असेंबली आती है, ये जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं ये एक निर्णायक राष्ट्रहित वाली भूमिका निभाने जा रहे हैं। जी, ये अधिकारों में बात करें, शेड्यूल गुजर बकरवाल के अलावा, एससी एसटी के अलावा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, लगभग 73 साल से वहां रह रहे थे, पीयूजी के विस्थापित थे। जी
वो भी हम देख रहे हैं कि तस्वीरें आ रही हैं, लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि पहली बार वोट करने का अधिकार मिला है। 7 दशक लग गए सर। जी। उनसे आज हम चर्चा करना चाहें कि क्या कहें कि इसको हम खुशी की बात माने, या हम इसको कहें कि भाई ये कितनी एक विडंबना कहें कि 70 साल लगे। लेकिन फिर भी आपको उस कम्युनिटी में किस तरह की जो संभाव, आशा निराशा, किस तरह की चीजें संभावना दिखाई देती है? देखिए, वो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड एरिया था, सबसे ज्यादा दबा कुचला एरिया था, सबसे ज्यादा रिसीविंग एंड पे था। आप सोचिए कि कोई आज तो आप 10 साल अमेरिका में रहे, वहां की नागरिकता मिल जाती है, पूरे विश्व में कहीं भी जाए 5-10 साल रहते हैं, वो कहते हैं अब 10 साल पुराना हो गया, चलो इसको परमानेंट अपना सिटीजन बना दो, इसको सारे राइट्स दे दो, इसको ग्रीन येलो जो भी कार्ड है वो भी दे दो। ये हम थे ब्रूटल, ये हुकूमतें थी ब्रूटल, कि 1947 में कोई यहां पर आ गया और अपनी मर्जी से नहीं आया, वो खदेड़ा गया वहां से। 1971 में सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां आ गया, मजबूरी में आ गया, खदेड़े गए वहां से, परसिक्यूशन हुई, इस्लामिक परसिक्यूशन हुई, वहां से खदेड़े गए, 65 की जंग में खदेड़े गए, और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, जीरो से यहां पर अपनी जिंदगी शुरू की, और छोटे छोटे मेनियल जॉब्स, दिहाड़ियां लगा करके उन्होंने अपने बच्चों को पाला। उनकी 3-3 जनरेशन बीत गई, इन्होंने उनको अपने पक्के मकान नहीं बनाने दिए, मकान के लिए जमीन नहीं खरीदने दी, इतना जुल्म उनके ऊपर हुआ है। और आज जबकि उनको पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला है, बहुत सी ऐसी जगह है जहां दादा और पोता ने इकट्ठे पहली बार वोट डाला है, और वो केवल मात्र जम्मू में नहीं है। आपको अगर जम्मू की अखबारें आप पढ़े, आप तो दिल्ली बैठे हैं, कश्मीर के अलग अलग जिलों से इस तरह की न्यूज आ रही हैं, जिन्होंने, जो कि इस कैटेगरी में थे लोग, और उन्होंने पहली पहली बार वोट डाला है। उनके लिए तो अंबेडकर जी की जयंती जो है वो एक बहुत बड़े पर्व के रूप में है, कि उन्होंने संविधान बनाया, उसी संविधान की धाराओं से उनके लिए इस भारतवर्ष जैसे महान राष्ट्र के नागरिक बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वो भारत के ही नागरिक थे, सच्चाई ये है। लेकिन इस बीच के कालखंड के लिए 1947 से लेकर के 2019 तक के कालखंड के लिए उनकी नागरिकता छीनी गई। ये उनका फॉल्ट नहीं था कि कोई वो डूरंड लाइन या दूसरी लाइन खिंच गई बीच में, उनका फॉल्ट नहीं था। उनका फॉल्ट बिल्कुल नहीं था कि मुजफ्फराबाद से लेकर के और रावी के किनारे तक एक लाइन खींच दी गई और उनको कहा गया कि आज 14 अगस्त 1947 को आप भारत के नागरिक नहीं हो। किसके नागरिक हैं वो? जो भारत के नागरिक थे उनसे भारत की नागरिकता छीन ली गई, और अंबेडकर जी के संविधान ने उनको 5 अगस्त 2019 को वापस भारत की नागरिकता दिलवाई है, उनके हक दिलवाए हैं। मैं तो कहता हूं कि इन जैसे रूलर्स से, नेहरू जैसे आदमियों से और उनके वंशजों से, उनकी राजनीतिक विचारधारा की पार्टियों से, सभी से इन लोगों के लिए डैमेजेस वसूल किए जाने चाहिए, जिन्होंने 3-3 जनरेशन को इस तरह से अंधेरे में रखा, प्रताड़ित किया और नागरिक सुविधाओं से वंचित रखा। बहरहाल शुरुआत तो हो चुकी है, एक संवैधानिक राजनीतिक अधिकार दे दिए गए हैं, और धीरे धीरे लगता है कि चीजें सही दिशा में आगे नहीं, बढ़ेंगी। मैं मानता और हूं कि दे दिए गए हैं, लेकिन उन 70 सालों का क्या जी जी होगा? क्या उसके लिए जी कोई डैमेजेस नहीं मिलनी चाहिए इन लोगों को? इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, क्या इतिहास को उनको कटघरे में नहीं ठहराना चाहिए? क्या इस पे एक क्लैरिटी नहीं आनी चाहिए कि किन की वजह से ये 3-3 जनरेशन जो हैं इस तरह से प्रताड़ित हुई हैं और उनके साथ इस तरह से अनदेखी की गई, बेइंसाफी हुई है? आज तो आप कोई 10 रुपए की चोरी करता है, उसको सजा दे करके आप जेल की कटघरी में डाल देते हो। ये तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को 70 साल तक दासत्व में रखा गया है, उनको गुलामी में रखा गया है। तो इसका हिसाब तो किसी ना किसी को देना होगा। जी, जरूर जरूर। और जनता हिसाब 22 दिसंबर को ले लेगी, जब डीडीसी का इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आगे भी इस तरह से करते रहेंगे, और देखेंगे कि जब डीडीसी इलेक्शन खत्म होंगे तो उसके बाद क्या बदलाव आए, उस पर भी हम लगातार चर्चा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।